विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प लिया। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। पीएम मोदी ने आगामी चुनाव में जीत का एक बार फिर से दावा कर दिया है। सदन में कहा कि हमारा कार्यकाल, अगला कार्यकाल भी दूर नहीं है। बीजेपी 370 सीटें जीतने वाली है तो एनडीए 400 पार करने वाली है। विपक्ष को लेकर पीएम का कहना है कि जल्द ही ये लोग दर्शक दीर्घा में बैठने वाले हैं। साथ ही हरियाणा के सीएम ने भी हरियाणा में जीत का दावा किया है। चर्चा मिशन इलेक्शन को लेकर हम करने वाले हैं, एक रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। सभी दल चुनावी तैयारी में जुटे हैं, सबके अपने अपने जीत के दावे हैं। इसी बीच सदन में पीएम नरेंद्र मोदी ने विरोधी दलों को जमकर घेरा है। पीएम ने कहा विपक्ष दशकों तक विपक्ष में ही रहने वाला है, ये चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। मैं विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है। और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी। आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी लोकसभा से लेकर हरियाणा विधानसभा में जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोग्राम हैं, जो हमारी नीतियां हैं, जो मोदी जी का नेतृत्व है, जनता में एक उत्साह है और उस नाते से जनता हमारे साथ मिल रही है। हम ज्वाइन करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से इसका आपको लाभ होगा। पीएम से लेकर सीएम चुनावी जीत की बात कर रहे थे। पीएम ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 370 सीटें जीतने और एनडीए की 400 पार सीटों का दावा किया। सीएम भी हरियाणा में सभी 10 सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। देखना यह है बीजेपी अपने दावों को चुनावी परिणाम में तब्दील कर पाती है या फिर नहीं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी, केवल ढींगरा प्रवक्ता कांग्रेस, रजवंत हिंदवाल प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर पंकज बेनीवाल प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और राजेंद्र जाधव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पोपली जी, पीएम को हमने सुना जमकर विरोधी दलों को घेरा गया, क्या ये अति आत्मविश्वास है या जो कामकाज किया गया है उसका आत्मविश्वास है कि वो कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से सरकार बना रहे हैं, तीसरा कार्यकाल हमारा दूर नहीं है? ज्योति, मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर दो चीजें हैं जो मुख्य रूप से हैं। सबसे पहले जिसको आप अति आत्मविश्वास कह रहे हैं वो आत्मविश्वास है जो कि जनता ने हमें दिया है। जिस प्रकार से पूरे भारत में इस समय जनता मोदी जी की तरफ देख रही है पूरे विश्वास के साथ, वो हम सभी इसको अच्छे से जानते हैं।
दूसरी बात, जो विपक्ष अभी तक करता आया है, जिस प्रकार से आचरण था जब वो सरकार में रहे या जब वो विपक्ष में रहे, तो वो हम सभी ने देखा कि कभी भी उन्होंने देश की जनता के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि कुछ ऐसे अगर काम हो रहे हैं जो जनता की भलाई के लिए है तो उसके फेवर में वो बोल दें। वो हमेशा विरोध करते रहे। तो ठीक है, विरोध अपनी जगह पर सही होता है, पर विरोध करने के लिए विरोध करना कहीं ना कहीं गलत हो। आप ये देखेंगे कि मोदी जी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कहीं ना कहीं ये देश का विरोध करने लग गए, देश के लोगों का विरोध करने लग गए। आप देखेंगे मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि विपक्ष को बहुत अच्छा मौका मिला था कि अच्छा विपक्ष बनकर दिखाए, लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं आया जहां पे इन्होंने दिखाया कि देश के साथ खड़े हैं या देश के लोगों के साथ खड़े हैं। अगर सेना के खिलाफ बोलने की बात करूं मैं तो मुझे याद है राहुल गांधी जी ने जो टिप्पणी करी थी कि हमने वीडियो में देखा किस प्रकार से पिट रहे थे, और जबकि हमने और पूरे देश ने देखा था कि हमारे जो जवान हैं वो पीट रहे थे जो चाइना के सैनिकों को है। और उस समय ये कहना, अपनी सेना का कहीं ना कहीं उत्साह को कम करना, देश में ये दिखाने की कोशिश करना कि जो हमारे सैनिक है वो कहीं ना कहीं पीछे हैं, तो वो मोदी विरोध में देश विरोध हो गया। दूसरा, जितनी भी एजेंसीज हैं उनके खिलाफ ये लगातार बोलते रहे, इनको कभी सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, कभी इनको ईडी पर विश्वास नहीं, कभी इनको इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं, कभी ये जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर ये खुद जीत जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, इनके लिए डिसीजन आ जाता है तो सब बढ़िया है, लेकिन अगर इनके खिलाफ डिसीजन आ जाए या हार जाए तो ये सारा का सारा आरोप एजेंसीज पे लगा देते हैं। तीसरी बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि भारत तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा जो ये कर रहे थे, तो राहुल गांधी जी से हमने बार बार पूछा, प्रवक्ताओं से भी पूछा, नेताओं से भी पूछा कि अरे भारत टूटा कहां से, अब वो तो बता दो। वो तो ये बता नहीं पाए, लेकिन जब पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच गए तो वहां पर बर्फ में खेलते खेलते राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया कि देखिए जी यहाँ तो सब कुछ ठीक है। अरे हम भी तो वही कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। तो ये जो आचरण है जनता के खिलाफ, वो बताता है कि विपक्ष में ही बने रहेंगे। और सबसे बड़ी बात आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कही परिवारवाद को लेकर, लोकतंत्र के लिए बहुत घातक स्थिति है जब एक पूरी की पूरी पार्टी परिवार चलाते हैं। मुझे लगता है कि उसके अलावा किसी व्यक्ति को आगे आने का चांस नहीं है, वो आगे बढ़कर देश के लिए नहीं सोच सकता। और आंतरिक लोकतंत्र तो छोड़िए, यहाँ पे जो टॉप पोजीशन है, टॉप डिसीजन है, वो एक ही परिवार चला रहा है, उस परिवार से बाहर नहीं निकल सकते। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये बाहर रहेंगे। और अभी हमने सुना प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि चुनाव लड़ने का हौसला खो चुके हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, मैं हरियाणा की बात कर लेती हूँ। हरियाणा में लगातार मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि कोई भी लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इवन कैप्टन अजय यादव ने तो यहाँ पर भी कह दिया कि मेरा तो दम घुटने लगा, ये मेरे से एप्लीकेशन मांग रहे हैं, मैं कैसे लड़ूंगा। तो सीधा सीधा एक तरीका था कि डर रहे हैं कि हार तो होगी, क्यों ना विड्रॉ कर ले पार्टी पे आरोप लगाकर। तो ये सब जो चीजें हैं, और एक बड़ी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हर एक चीज का विरोध किया गया, 370 हटाई तो उसका विरोध है, अगर ट्रिपल तलाक को हमने खत्म किया तो उसका विरोध है। अरे देख तो लीजिए कि आप जिसका विरोध कर रहे हैं उसमें देश का कितना हित है, लेकिन देश के हित को छोड़कर अपने विरोध को ऊपर रखना, वो बताता है कि सच में विपक्ष में रहने वाले हैं। इनके जो अपनी आदतें रही हैं, और वहीं अगर मैं कंपैरिजन करूं अपनी पार्टी को, मैं अगर अपनी पार्टी की बात करूं, चाहे मैं प्रदेश में करूं या देश में करूं, मोदी जी की लीडरशिप में एक हम बड़ी पावर बनकर निकले और किस प्रकार से सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी माना जाने लगा कि भारत एक बड़ी पावर है। 2047 तक हम बात करें कि हम विकसित हो जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तमाम जो काम है जनता के लिए किए जा रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो बताती है कि जो जनता है वो फिर से चुनने वाली है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी फिर से आने वाली है। और दर्शक दीर्घा का सीधा सीधा मतलब है कि इतनी सीट्स भी नहीं आएंगी कि वहां पर वो बैठ जाएं, कहीं ना कहीं उनका नंबर धीरे धीरे कम होने वाला है। इसी बात को लेकर आगे चलते हुए केवल जी, एक तो आप लोगों ने संकल्प ले लिया है कि सत्ता से बाहर ही रहना है दशकों तक, दूसरा विपक्ष में बैठने का भी शायद ही मौका मिले, दर्शक दीर्घा में बैठने की बारी होगी, आज पीएम ने कहा। जी देखिए, सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल तो इसमें एक पॉइंट है, चलो उसको पहले डिस्कस करता हूं, बाकी सारी बातों पे बाद में आता हूं। इन्होंने इंडिपेंडेंट एजेंसी के बारे में अभी कहा, तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है ईडी, सीबीआई,
और इलेक्शन कमीशन और भी अलग अलग एजेंसीज हैं। तो अगर मोदी जी बहुत बड़े पहलवान हैं, विश्व गुरु हैं, बहुत तकड़े हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में डरते क्यों हैं? बैलेट पेपर में चुनाव करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब कुछ समझ में आएगा कि बैलेट पेपर में चुनाव कराने से मोदी जी को डर क्यों लगता है, ये बात समझानी चाहिए ना। अब मोदी जी डरते क्यों हैं ये नहीं समझ में आ रही। लेकिन दूसरी बातें ये भी है साथ साथ कि आज जो युवा है वो मांग रहा है रोजगार, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, भारत को क्या कर रहे हैं, भारत को बना रहे हैं ये बेरोजगार। अब जो दूसरी बात है, यहां पे पड़ रही है महंगाई की मार, पर ये बचने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आप की कहानी दूसरी तरफ कुछ छाप देते हैं, कभी इधर की कहानी डालते हैं, कभी उधर की कहानी डालते हैं। आज की डेट में कितने वर्गों को देखिए, किसान है, कर्मचारी वर्ग है, बिजनेसमैन है, सभी दुखी क्यों है इस सरकार से? क्योंकि इन लोगों ने आत्मविश्वास की जो बात कर रहे थे ना, उस आत्मविश्वास को नीचे गिर दिया। क्योंकि जिस समय 2014 में मोदी जी स्वामीनाथन की रिपोर्ट कह रहे थे कि मैं आऊंगा साथ ही लागू कर दूंगा, फिर लोगों को इंतजार करवाया, 2019 में कह दिया मैं 22 में लागू कर दूंगा, फिर इंतजार करवाया। अब लोग थक चुके हैं इनसे। अब वो कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं लागू करना, इन्होंने 3 काले कानून बनाए और 3 काले कानून बना करके करीबन 1 साल तक किसानों को सड़कों पे रखा। 750 किसान शहीद हो गया क्योंकि जमीनें खोसने का कानून बनाया था। फिर परेशान हो गए लोग। अब आज की डेट में क्या हाल हो रखा है, देखो कर्मचारी जो है वो कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आज 20 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं मिले। अब लोग परेशान है कि उनकी नौकरियां भी नहीं है, उनके पास खाने को पैसे भी नहीं है। अब जब भूखे हो गए तो ये कहते हैं हम ना 80 करोड़ लोगों को जो है राशन फ्री में देंगे। आप ये बताइए, 100 करोड़ हमारे वोट हैं 140 करोड़ के देश में, वो हस्बैंड वाइफ जो हैं उनको अगर मिलाकर 40 करोड़ अगर मान ले मोटा मोटा कि 40 करोड़ हस्बैंड वाइफ हो गए तो 80 करोड़ हो गए, उनको तो फ्री राशन में दे रहे हैं मोदी जी, क्योंकि उनके पास ना कमाने को पैसा ना खाने को पैसा। एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं हम देश में विश्व गुरु हो गए और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों का राशन। कोई बात में दम है इनके? आप मोदी जी जो कह रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। आप जो कहा, मैं इंतजार कर रही हूँ आप मेरे सवाल पर भी आएंगे। सुनिए, मैं सुन रही हूँ ना केवल जी, मैं कब से सुन रही हूँ, आपने सारे मुद्दे तो गिना दिए। पर मैं एक बार पहले बात पूरी कर लूं अपनी। दर्शक दीर्घा में बैठेंगे, कुछ लोग लोकसभा से डरकर राज्यसभा में जाने की तैयारी में, इस पर भी तो आइए ना केवल जी। ये मुद्दे तो रोजाना आप ये मुद्दे गिनवाते ही हैं। अब इस बात पर तो आए जो आज कहा है, क्या इसका कोई जवाब है क्या केवल जी? इसका मैंने जवाब इलेक्शन को लेकर भी तो बात कर लीजिए ना। है इसी का जवाब मैंने पहले दिया। इसका जवाब मैंने पहले दिया आपको कि ये जवाब ये है कि ये ईडी और सीबीआई और इंडिपेंडेंट एजेंसियां इन्होंने कब्जे में ले रखी हैं। तभी तो मोदी जी कहते हैं कि हम आएंगे, हम इतने पार, ये दर्शक दीर्घा में बैठेंगे, ये इतने पार कर जाएंगे। तो मैं तो यही तो सवाल पूछ रहा था कि इनको बैलेट पेपर में चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? फिर 400 पार करके दिखाएं, फिर ये पार करके दिखाएं, फिर ये ऑपोजिशन में करके दिखाएं। ये जो दावे करते हैं ना, ये दावे किसी बेस पे करते हैं और इनका जो बेस है वो ये है कि हम कहां कहां धांधली कर सकते हैं, कहां कहां हम तरीका बना सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं ये बैलेट पेपर पे मोदी चुनाव कराने से डरते क्यों हैं? इस बात का जवाब देना मोदी जी कि ये कहते हैं अपने आप ही हम पार। लोगों की हालात तो ये है, लेकिन ये कहते हैं हम इतने पार। किस तरह से पार? तो जहां आप लोग जीतते हैं वहां ये भी तो पूछते हैं ना, वहां ईवीएम ठीक हो जाती है क्या? जहां कांग्रेस पार्टी जीत जाती है वहां ईवीएम ठीक हो जाती है क्या? कहां? जहां जिन राज्यों में आपकी पार्टी जीत जाती है, 3 राज्यों में, और 3 में आप गठबंधन में है, वहां बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ था क्या? मैं बता रहा हूं ना, उसका जवाब लेना। आप जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब दे रहा हूं कि वहां कैसे ठीक हो जाते हैं। जहां पे मोदी जी चाहते हैं कि इस इलाके में ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं करनी, अच्छा, वहां पे दूसरी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां आएंगी। जहां पे ईवीएम गड़बड़ करनी है वहां पे इनकी मर्जी होगी। अच्छा, अमेठी में गड़बड़ हुई थी, वायनाड में नहीं हुई थी कि बैलेट पेपर अमेठी क्यों छोड़ के भागे थे? अमेठी में गड़बड़ हुई थी, वायनाड में नहीं हुई थी। मोदी जी डरते क्यों है? नहीं, अमेठी में गड़बड़ हुई थी, वायनाड में नहीं हुई थी। उसका जवाब दे दो ना, उसका जवाब दे दो मुझे।
और ईवीएम कौन लेकर आएगा? केवल जी आपने तो तो चाहे हम नहीं तेलंगाना की बात करें, चाहे हम हिमाचल की बात करें, कर्नाटक, आपने तो अपनी पार्टी की राज्य इकाइयों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि वो तो बीजेपी की मेहरबानी से, क्योंकि मोदी जी ने चाहा कि यहाँ पर इनको जिता देते हैं। आपको अपनी पार्टी के नेताओं पर भी यकीन नहीं कि वो सक्षम या काबिल रहे होंगे, वो जीते हैं, उनकी लीडरशिप को, उनकी काबिलियत को जनता ने स्वीकार किया के। ना ज्योति जी सुनिए, आपने तो ये कह दिया कि क्योंकि मोदी जी ने चाहा कि ठीक है यहाँ कांग्रेस को जीतने देते हैं, जीतने दिया गया। आपने कहा केवल जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये अपने हिसाब से मैं ये बोलते कह हैं। रहा हूं कि ये बैलेट पेपर से चुनाव कर, सुन तो लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि बैलेट पेपर से मोदी जी चुनाव कराने से डरते क्यों हैं? अगर उनको ये लगता है कि मैं तो 100% जीत रहा हूं, तो बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं कराते? आपने जो सवाल पूछा कि इधर क्यों जीतते हैं, इधर क्यों हारते हैं, तो उसका जवाब दिया मैंने तो कि ये शरारतपूर्ण तरीका है। ठीक है, बीजेपी शरारत कर रही है, आप ये कह रहे हैं। ओके, अभी पोपली जी आपको जो बोल रहे हैं काउंटर में, आप कहिए, उसके बाद इनेलो को मैं चर्चा में जोड़ूंगी। पोपली जी, मेरे सबसे पहले तो आप लोग ईवीएम के दम पर ये कह रहे हैं, सीधा सा एलिगेशन ये है कांग्रेस प्रवक्ता का, आप लोग ईवीएम के दम पर ही कह रहे हैं जीतेंगे, 370 जीतेंगे। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी ने जो बात कही है कि पक्ष में रहेंगे, उसको इन्होंने बिल्कुल सही साबित कर दिया। ईवीएम का रोना अभी से रोने लग गए। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न इनसे पूछा कि जो जीते हैं वो भी मोदी जी की मेहरबानी से जीते हैं क्या? उसको ये स्वीकार करिए। सुन लीजिए और एक सेकंड केवल धिंगड़ा जी, अगर आपके बीच में बोले तो आपको बड़ा एतराज होता है, लेकिन आप दूसरे के बीच में जरूर बोलेंगे। केवल जी, ऐसे थोड़ा चलेगा। मैं चुप हो गई थी जब आप आपने कहा बीच में मत बोलिए, लेकिन ऐसे थोड़ा ना चलेगा। मान लिया वो खिलाए हुए हैं, परेशान है, मान लिया इस चीज को केवल धिंगड़ा जी, लेकिन जो बात आपके लिए सच साबित होती है तो दूसरों के लिए भी सच होगी ना, दूसरों के लिए भी ठीक होगी ना। या खाली आपके लिए ठीक है, या खाली आपके लिए ठीक है? कोई बात अगर आप केवल जी, सवाल मैंने पूछ लिया आपका, ठीक होगी ना। सवाल पूछ लिया, आप उत्तर तब दे पाएंगे जब आप सुनेंगे। और आप कह रहे हैं कि 400 सीट कैसे आएगी? हम तो कह रहे हैं, खड़गे जी भी कह रहे हैं, भाई खड़गे जी से भी पूछ लो, वो भी कह रहे हैं कि 400 सीट आएंगी। हम तो कह ही रहे हैं, खड़गे जी कह रहे हैं कि 400 सीट आएंगी। आप अपने जो अध्यक्ष हैं उनसे पूछ लो, खड़गे जी कह रहे हैं कि 400 सीट आएगी, और आप ईडी एजेंसी पर, आप ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसी बात का उत्तर दे दीजिए। केवल साहब रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग डरते हैं, आप लोग डरते हैं पोपली जी, बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाने में डरते हैं आप लोग, इसी बात का उत्तर दे दीजिए आप मेरे से प्रश्न। जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि इस बात का उत्तर क्यों नहीं दिया जा रहा है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी डरती है बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाने में, केवल ईवीएम से, ईवीएम के दम पर ही दावा कर रहे हैं। देखिए, बहुत जगह जब बैलेट पेपर से होते हैं तब भी कभी इंक की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तब उसका क्या जवाब देंगे ये बेहतर बताएंगे। तो इन्होंने तो सिर्फ रोना है। सुन लो भैया, सुन लो। बैलेट जो दिखाए थे आपके विधायकों को, तो आपको सिखाना पड़ता है कि कैसे वोट दें। आपके विधायकों को तो सिखाना, जब आपका सवाल भी पूछ लिया, अब आप डिबेट को चलने दें प्लीज। आपके विधायकों को भी सिखाना पड़ता है कि वोट कैसे दें। प्रॉपर आपकी यहाँ पर बिठा कर ट्रेनिंग की जाती है कि वोट कैसे दिया जाए, और फिर भी उसके बावजूद रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसा व्यक्ति भी अपना वोट दिखा देता है। और किस प्रकार की चीजें होती हैं, तो आपकी पार्टी में हो रही है ना, मेरी पार्टी में थोड़ा ना हो रही है। तो यहाँ पर आप चिल्लाने के बजाय, ईवीएम तो चलो बदनाम हो जाती है, लेकिन जब आप जीतते हैं तब ईवीएम बढ़िया हो जाती है। अरे केवल धिंगड़ा जी प्लीज, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। केवल जी, मुझे आपको म्यूट कराना होगा। मैं अभी ठीक है, ये क्या तरीका? दोनों, मैं अभी इनेलो को मैं चर्चा में जोड़ लेती हूँ, काफी समय जा चुके डिबेट का। केवल जी बीच में नहीं बोलेंगे सर, मुझे म्यूट कराना होगा आपको। रजवंत दहीनवाल जी, 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 पार एनडीए जी। पीएम ये दावा कर रहे हैं, सीएम कहते हैं एक बार फिर से 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में कमल खिलने वाला है, सभी 10 सीटें हम जीतने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं इन दावों को? ज्योति जी जी, दावे तो इनके अपने हैं, 300 की बजाय 400 कर दे, 400 की बजाय 500 कर दे। इससे पहले भी अगर हम धरातल पर चलेंगे तो पिछले चुनाव को अगर देखेंगे तो पिछली बार भी इन्होंने बड़े जोर शोर से 75 पार का नारा दिया था। तो रिजल्ट क्या रहा वो सबको पता है। ये बीजेपी की एक मैं ये कह सकता हूँ कि इनका एक तरीका है चुनाव लड़ने का, कि माहौल ऐसा क्रिएट कर दो कि लोगों के दिमाग में ये बैठा दो कि 400 पार 400 पार 400 पार। और जो लोग
वोट ना भी देना चाहे, वो एक हमारा एक माहौल सा बना होता है कि बोले शायद बीजेपी 400 पार कह रही, तो 400 नहीं तो 380 तो आ ही जाएंगी, तो ये उस चक्कर में रहते हैं। लेकिन अब हरियाणा की जनता या देश की जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली, क्योंकि पिछले 2 बार इन्होंने अच्छी तरीके से बहकावे में ले ली। कारण है उसका कि जिस प्रकार से ये दावे करते हैं कि हम देश को विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि विकसित भारत बनाने के लिए हमें उस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो डेवलप करना होता है ना। जिस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के ऊपर अगर निर्भर हो, तो वहां पर विकसित भारत की बात करना बेमानी होगी। या फिर अगर दूसरी बात करें कि शिक्षा की व्यवस्था, क्योंकि कोई भी देश अगर तरक्की करता है तो शिक्षा के दम पर करता है, और जिस देश में या जिस प्रदेश में स्कूलों में अच्छा पानी ना हो, पीने का पानी ना हो, या अच्छे स्कूल ना हो, या ये कहें कि उनमें खाली पद पड़े हों, और जहां पर हाई कोर्ट अगर उनके ऊपर जुर्माना लगाए कि आपके स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था ना हो, और वो भी लड़कियों के लिए बैठने के लिए कमरे ना हो, तो वहां पर ये विकसित देश कैसे बनाएंगे? हमारी समझ से परे है ये पिछले चुनाव में एक बात कहते थे कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक बार वंदना जी बैठी है, इनसे जरूर पूछना कि 100 स्मार्ट सिटी में कोई एक का नाम जरूर बता के जाए। दूसरी बात है कि मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूं, यहाँ पर वंदना जी भी रेवाड़ी से बिलोंग करती हैं। एक रेवाड़ी में हम गुड़गांव से और मेट्रो आनी थी, और ये कहते थे कि भाई अब गुड़गांव से मेट्रो अब आ जाएगी। पिछले 9 साल बीत चुके हैं, 10वां साल चल रहा है, कोई एक पिलर अगर इन्होंने लगाया हो तो बता दे। बुलेट ट्रेन की बात करते थे, वो बुलेट ट्रेन आज तक नहीं आई। ये बात करते थे कि हम यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, कोई नई इंडस्ट्री भी अगर लेके आए हो, क्योंकि रोजगार के सर्जन तभी तो होते हैं ना जब कोई इंडस्ट्री बड़ी आ गई हो, लेकिन कोई इंडस्ट्री भी नहीं आई है। यहाँ पर हमारे IMT मानेसर और IMT बावल बने थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में बने थे। उसके बाद इन्होंने कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट लगाया हो, कोई नए उद्योग लेके आए हो तो उसके बारे में बताएं। लेकिन एक चीज जरूर है, भारतीय जनता पार्टी ने एक काम अच्छा किया है, और वो ये है कि ये बार बार ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कोई करने वाला है तो वो आज भारतीय जनता पार्टी है। 100 करोड़ का भ्रष्टाचार, अभी एक ताजा घोटाला आया है सहकारिता विभाग में, एक विभाग की बात कर रहे हैं केवल, और वो अभी खुल के और सामने आ रहा है। 100 करोड़ का घोटाला आया है, जहां पे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर जिस प्रकार से बीजेपी में 100 करोड़ का घोटाला एक विभाग में अगर हुआ है, तो वहां पर देश विकसित जरूर बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी का नाम कैसे बोल रहे हैं रजवंत अहिनवाल? नहीं रजवंत अहिनवाल, भारतीय जनता पार्टी का नाम आपने कैसे बोला? नहीं, कांग्रेस करा रही है, कांग्रेस करा रही है, इन्होंने करा रही है। नहीं, अधिकारी अगर कुछ गलत करेंगे तो पकड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किस व्यक्ति का नाम है आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं, आपने ऐसे भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं बोल सकते। अहिनवाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं बोल सकते। ज्योति जी एक बार चुप करें, इनको तरीके बता दो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों बोल रहे हैं? सारी बातें कर रही हूँ, जेल में नहीं गए ना कोई नाम आ रखे हैं। रजवंत अहिनवाल किसी नेता का नाम नहीं आया है, किसी नेता का नाम नहीं आया है। चलिए पोपली जी, आप जो सवाल पूछ रही हूँ मैं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं पूछ लेती हूँ। आप सुनिए अभी रजवंत जी, बीजेपी के किसी नेता का नाम आया, आपने ऐसा कुछ कहा? बीच में बोल के क्या जाएंगे? तो अब आप बता दीजिए ना, पोपली जी अब पूछ रही हैं। केवल जी मैंने इनको भी टोका, ऐसा नहीं केवल आपको टोका जा रहा डिबेट में। आपने नाम लिया, मैं बता दूं का नाम ले रहे हैं, बता दीजिए अभी। मैंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में 100 करोड़ का घोटाला हो, और दूसरी बात, अगर किसी भी विभाग में अगर 100 करोड़ का घोटाला हो जाए, और क्या आपको लगता है कि 100 करोड़ का घोटाला किसी राजनीतिक शहर पकड़ कौन रहा है रजवंत अहिनवाल? आप आए हो पकड़ने के लिए, कांग्रेस आई है, पकड़ कौन रहा है? अगर आप घोटाला करेंगे तो आपको भी पकड़ेंगे, अधिकारी करेंगे तो उसको भी पकड़ेंगे। पकड़ने का काम कर रहे हैं? नहीं, हम तो पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार किसकी है? तो डिरेल कर रहे हैं पोपली जी, मुझे आपको आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? किसी के बीच में नहीं बोलता। सवाल था 370 और 400 पार का, 10 की 10 सीटें जीतने के टारगेट का। आप मानेसर रेवाड़ी, आपको अपने स्थानीय मुद्दों की बात करनी है हर एक डिबेट में। ज्योति जी, मैं स्थानीय, एक मिनट 100 करोड़ का मुद्दा स्थानीय है क्या? मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मैं तो एक चीज बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार के दम पे 370 लेके आएंगे। मैं तो यही आरोप लगा रहे हैं, कथित घोटाले का जो आरोप लगा रही है, ये मेरी डिबेट का मुद्दा नहीं है। आप इस पर एक बार बोल चुके, 10 बार लगातार इस पर नहीं बोलते रहेंगे आप।
आप विषय पर बात कीजिए ना, चुनाव को लेकर बात करने के लिए बैठे ज्योति जी, हैं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। अनंत लाखों विषय है, यूं तो आप सब पर बात नहीं कर पाएंगे। जो डिबेट का मुद्दा निर्धारित हुआ है उस पर बात करनी होगी डहीनवाल जी। सहकारिता विभाग को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज बताइए ना, क्या आप मेरे को आप विषय पर बात क्यों नहीं कर रहे? आप ये बताइए, क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं होगा? मैं यही तो चीज कह रहा हूं कि इन्हीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये 370 400 लेके आएंगे क्या? मैं यही तो चीज बताना था, इन्हीं के मुद्दे पर लेके आएंगे ये। अच्छा। मैं तो बात ये कही है कि 370 की बात करें तो क्या मैंने मेट्रो की बुलेट ट्रेन डहीनवाल की जी यूं या तो मैंने इन मुद्दे को नहीं, उठाया आप है, स्मार्ट एक सिटी एक के बात मुद्दे तो को ऐसे उठाया है, नहीं, औद्योगिक मुद्दे अंत उठाया नहीं है। है फिर तो मुद्दों का अंत नहीं है, इससे भी बड़ा कोई मुद्दा मिल जाएगा। नहीं, आप मेट्रो मैं की बात केवल कर रहे हैं, ये इससे कह भी रहा बड़ा हूं कि कोई मुद्दा बीजेपी होगा, केवल माहौल आपका कोई बनाने का चुनावी प्रयास मुद्दा कर होगा, रही है। इनका कोई मुद्दा होगा। मेरे मैं को 10 ठीक है, सेकंड आप दे दो, समय मैं ले अपनी चुके हैं, बात पूरा पूरी आप समय ले चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि 10 सेकंड दे दो, मैं अपनी बेनीवाल बात कर देता हूं। जी, अलायंस को लेकर भी मैं कहा अपनी कि बात इनकी पूरी कर अलाइनमेंट देता हूं। बिगड़ चुकी है। मेरे को 10 सेकंड का समय दे दीजिए। चलिए 10 सेकंड में आप बोलिए, मैं उम्मीद करूंगी आप टॉपिक पर बात ताकि मैं करेंगे। अपनी बात को खत्म कर दूं। कीजिए। मैं 10 सेकंड में ही कह रहा हूं, मैं 10 सेकंड में ही कह रहा हूं, मैं ये चीज कह रहा हूं कि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज ये कह रही है कि हम 300 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे, मैं उन्हीं मुद्दों को गिना रहा था कि ये मुद्दे जनता अब समझ चुकी है कि हम इनके बहकावे में नहीं आने वाले, और वही जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास कर रही है। क्यों? क्योंकि वो चुनाव का इंतजार कर रही है। आज जिस प्रकार से जनता को बहकाकर बरगलाकर इन्होंने वोट हथियाने का काम किया था, अब वो इनके बहकावे में नहीं आएगी। रही बात आज जो आप उठा रहे हो, जो यशवंत जी आज आप जो मुद्दे उठा रहे हो, मुझे लगता है जनता को सब दिखाई देता है, और अभी 3 राज्य जीते हैं, आपने देखा है इस चीज को। आपको हो सकता है चलिए, मैं अब आगे आपके लिए हो, चर्चा में ये जोड़ूंगी। मुद्दे मैं आपके वही लिए चीजें मैं हैं, बता रहा था ना। मैं अब क्योंकि आगे आपके पार्टी को लिए चर्चा में लोकसभा जोड़ूंगी। है, लोकसभा आपको चुनाव विरोध आएंगे, करना है, जब आम लेकिन चुनाव ये जो कहीं पर भी मुद्दे आते हैं, हैं उसका जब आप रिजल्ट 370 आपने अभी देखा है, कहाँ पर खड़े हैं, कौन सी पार्टी खड़ी थी, दिखा है ना सभी को। पंकज बेनीवाल जी, गठबंधन को लेकर मैं भी आपको एक चीज बता अरे रहा हूं, रुकिए जब मैं बेनीवाल जी, मैं जब रुकिए, आप भी राष्ट्रीय रुकिए, स्तर की कि बात कर रहा अपने हूं, बारे तो में फिर आप बोलेंगे, स्टेट पे बोलिए, ले ऐसे आए। डिबेट नहीं चल जब पाएगा। आप बेनीवाल जी रुकिए सर, 10 सेकंड्स की बात हुई ज्योति थी, जी, अब ज्यादा ज्योति बोल जी, चुके एक हैं, मिनट, अभी आप रुकिए। मैं 10 सेकंड का समय मांगा आपकी था, 10 मेरे को 10 सेकंड सेकंड पूरी का समय नहीं नहीं हुई दे रहे। बेनीवाल जी, क्या बात कर रहे 10 हैं सेकंड का समय मांग रहा हूं, आप? मात्र 10 आप भी सेकंड का। मैडम बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, इनको तो बात आप पूरी बीच करने में बोल दीजिए। जाते हो तो मैं क्या करूं? मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जब मैं राष्ट्रीय मुद्दों की बात करता हूं तो ये आप 3 स्टेट का चुनाव के लिए आए, वो तो क्षेत्रीय वो राज्य स्तर के मुद्दे हो गए ना। तो मैं वही अच्छा, चीज कह जो रहा हूं कि आप यहाँ पे हरियाणा की बात करते हैं तब वो लोकसभा का मुद्दा आपको ध्यान नहीं आता। सब कुछ जब आपसे लोकसभा के चुनावों की बात हो रही है और आप मुद्दे आप हरियाणा के यहाँ पे उठा रहे हैं, केंद्र के मुद्दों पर बात करिए ना, फिर आप भी करिए केंद्र के मुद्दों पर बात। वो तो आपकी मर्जी नहीं है, आपकी सुविधा के अनुसार नहीं चलेगा रजवंत जी, आप आपने तो एक बात ये पकड़ ली है, गन्ना पोपली जी को म्यूट कराओ। सिर्फ और सिर्फ अपनी बात ये रखने पर स्टूडियो झूठ में बोलने बैठी में है, मजबूत इनको है। म्यूट भी करवाया तो मेरे माइक से आवाज जाएगी, स्टूडियो में आएगी जी, आप भी बीच में टोका टोकी करके स्टूडियो में आएगी जी, केवल जी आप कोई म्यूट नहीं करवा पाएंगे। उसमें इनकी आवाज मेरे माइक से भी सुनेंगे आप, इनके माइक को बंद करवा दिया, मेरे माइक से भी आवाज आएगी इनकी, आप स्टूडियो में आए कीजिए कभी। चलिए, मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ती हूँ। बेनीवाल साहब, अलायंस को लेकर भी कहा कि अलाइनमेंट बिगड़ चुका के पूरी तरह से। नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ऐसा कोई बात नहीं है, किसी का अलाइनमेंट नहीं बिगड़ा है, शायद उनका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, इस वजह से वो इस तरह की भाषा का प्रयोग वो लोग कर रहे हैं। एक लोकतंत्र की हत्या जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई, उसके लिए कोर्ट के अंदर है ये, ज्योति जी, पोपली जी, मैं शुरुआत से बोल सकता था आपके बीच में, मैं आधे घंटे तक आप लोगों को सुनता रहा हूं, आधे घंटे तक सुनता रहा हूं मैं आप लोगों को। मैं पोपली जी बोलने नहीं दूंगा फिर अगली बार की डिबेट में आपको भी, पहले ही वर्ड से रोक के रखूंगा आपको। बेईमानी बेशर्मी की हद होती है किसी भी चीज के लिए, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करने पर ज्योति जी 2 पंक्ति आपको जरूर सुनाएंगे। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, वोट की चोर भाजपा है, और आज पर इस पर आज सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। ये बेईमान और हत्यारे लोग, आज लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग आज यहाँ पर बैठकर आज ज्ञान देंगे हमें, ये लोग आज ज्ञान देंगे जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तुम लोग हत्यारे हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हत्यारे हो, आप लोगों को कहा है, भाजपा को कहा हत्यारे हो, लोकतंत्र की हत्या
की हत्या नहीं होगी। झूठ मत ये बोलो, भाजपा है। झूठ मत बोलो, प्रिजाइडिंग दिखाओ, ऑफिसर किसका दिखाओ। था? नहीं, झूठ नहीं बोल प्रिजाइडिंग सकते। ऑफिसर किसका कहाँ था? लिखा है? क्या बीजेपी का है वो? किसका था? भाजपा भाजपा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर था। बीजेपी का प्रिजाइडिंग ऑफिसर था। झूठ बोल रहे हो, बीजेपी का झूठ बोल रहे हो प्रिजाइडिंग तुम। ऑफिसर था। झूठ बोल आपकी रहे हो। पार्टी का बिल्कुल सफेद उसकी झूठ। बेईमानी, बिल्कुल बेशर्मी, सफेद झूठ। बेहया बिल्कुल हत्यारे सफेद आप लोग झूठ। सामने झूठ आ है। गए। हत्यारे कौन है सबको पता है। हत्यारे कौन है सबको पता है। हत्यारे कौन है सबको पता है। गोडसे के अनुयायी हैं आप लोग, केजरीवाल के यहाँ पर बैठ गए हैं। और आज आप लोग हत्या कर रहे हैं लोकतंत्र के की। चेले यहाँ पर बैठ गए हैं भाषण देने के लिए। आज मोहर लगा भाषण दी। देने के लिए आप बैठ लोग गए हैं। चोर हैं। आप लोग भ्रष्ट हैं। भाषण नहीं चलेगा। भ्रष्ट कौन है वो जेल में है। भ्रष्ट जो है वो जेल में है। भ्रष्ट है भ्रष्ट बीजेपी जो के है वो लोग, जेल में सिर्फ है। बीजेपी के लोग भ्रष्ट में है भ्रष्ट जो हैं, जेल लोकतंत्र में की है। हत्या और करना जो चाहते बच गए हैं वो और जेल में आप जाएंगे। रेवाड़ी से आती जो हैं, बच गए हैं वो आप जेल रेवाड़ी में से आती हैं, तो जाएंगे। रेवाड़ी से आज मैं उदाहरण दे देता हूँ। बच गए हैं वो ज्योति जी, जल्दी आज आपको जेल मैं में बता दूं, जाएंगे। जी, देश शहर को रेवाड़ी लूट के के राजेश जाएंगे। स्कूल के अंदर जो लूटा है जो वो नकली निकाल कर दारू की रहेंगे। फैक्ट्री पकड़ी गई जो है, लूटा है बच्चों को हमने स्कूल पकड़ी से है। निकाला गया, बंद था बच्चों को स्कूल। स्कूल से निकाला बंद गया था स्कूल। और दारू की बंद था फैक्ट्री चलाई। स्कूल। दारू की बंद फैक्ट्री था चलाओगे, स्कूल। दारू की स्कूल फैक्ट्री बंद था। चलाओगे, दारू की किसने फैक्ट्री चलाई? आम आदमी स्कूल में पार्टी का दारू की नेता फैक्ट्री होगा। चलाओगे, आम आदमी दारू पार्टी की का फैक्ट्री नेता होगा। चलाओगे, किसने चलाई? दारू की फैक्ट्री किसने चलाओगे। चलाई? आम बीजेपी आदमी के पार्टी के संरक्षण में हो नेता रहा है, ने। आम आदमी बीजेपी के पार्टी के संरक्षण नेता में हो रहा ने। है। आम आदमी बीजेपी पार्टी के हत्या नेता की ने पार्टी है, चलाई। बेशर्म पार्टी अरे है, जेल में कौन है बेईमान उसका पार्टी जवाब है। दे दो। सिर्फ और सिर्फ जेल में बीजेपी कौन है उसका पार्टी जवाब दे दो। दारू आप की बीच में बोल रहे पार्टी लगातार है, दारू रुकिए। की बेनीवाल पार्टी। साहब, दारू विषय क्या है? की बेनीवाल पार्टी साहब, है। कहाँ ले जा रहे हैं डिबेट को जो आप? सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंकज है बेनीवाल उसके जी, बारे कहाँ में ले जा रहे हैं बात डिबेट कर को आप? सकते। कहाँ ले जा रहे हैं सुप्रीम डिबेट को? कोर्ट में रुकिए, नहीं आपसे मैं तो रुकेंगी और तभी तो, शराब- रुकेंगी तभी तो। दारू के मामले में तो आपको बेनीवाल कोई साहब, विषय पर बात नहीं कीजिए। है। शराब दोनों क्यों नहीं डाउन करी? दोनों मेरे क्यों? अंदर एक मुख्यमंत्री स्कूल आता है, शराबी वहाँ जो पर दारू की फैक्ट्री हम लोग चलाते हैं। तो पुलिस जी को पता था, बच्चों को बाहर निकाला स्कूल से और स्कूल से बाहर बंद किया। आप दोनों की ऑडियो डाउन है, आप दोनों की ऑडियो मैंने डाउन करवाई है। बेनीवाल जी, आप विषय पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों डिबेट का टाइम खराब कर रहे हैं आप? वंदना पोपली जी, आप लगातार बोल रही हैं, आप पूरी डिबेट को खराब कर रही हैं। बेनीवाल साहब, आप विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं आप विषय पे ही बात कर रहा हूँ। मामला जो अदालत में मैं है, क्यों बात विषय कर रहे पे हैं ही आप? बात कर रहा आप हूँ। चुनाव को लेकर बात करेंगे, मैं आप चुनाव की को बात लेकर कर रहा हूँ। बात करेंगे। आप- ज्योति आप- जी, चुनाव हो आप सोच निष्पक्ष कर आके हो, ये बोलना है। आप चुनाव मुद्दा लेकर हो, आते हैं निष्पक्ष खुद ही। हो। आपको डिबेट के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं, पंकज जी। मैं कमाल कर दिया आपने। तो आप मैं मेरी बात आपको सुनना नहीं बिल्कुल- चाहते। मैं आपकी आप बात अगर सुनने पॉपुलर को जी भी को बोल सुनना रही चाहते हैं, इनको सुन नहीं, मैं लीजिए। पॉपुलर जी हम को चुप रोक हो चुकी जाते हूँ। हैं, आप नहीं हम हो चुप जाइए, हो जाते हैं। आप फिर आप हो जाइए। आप इनको ठीक सुनते है, रहिएगा। ठीक है। आपको इस तरह का इनकी allegation झूठी लगाना, बातें आप सुनते लगाते रहिएगा आप बैठ के यहाँ पोपली पर जी को शांत करवा चुकी हूँ मैं। तो आप ये मेरी गलत बात सुन आरोप लीजिएगा। मत लगाएं। अब आप मेरी बात सुन लीजिएगा। ये गलत आरोप सुनने के लिए नहीं बैठी चुनाव हूं मैं। होगा तो निष्पक्ष तरीके से होगा। आप दिल्ली जो दिल्ली मुद्दा है, पंजाब में उसको कैसा होगा हुआ था? तो निष्पक्ष दिल्ली तरीके से पंजाब होगा। में कैसा हुआ था? बैलेट पेपरों दिल्ली पे पंजाब साइन में लगा जीत देने कौन से गई था? अब नहीं होगा। दिल्ली पंजाब में कैसे हुआ था? कैसे जीते? आप अगर लोगों निष्पक्ष की नहीं था 54 तो। सीटों पर जमानत जब्त दिल्ली- करवाई। अरे दिल्ली पंजाब में 54 और सीटों पर क्या जमानत निष्पक्ष जब्त कराई। नहीं था? ये है आम निष्पक्ष आदमी नहीं पार्टी था। का वो मॉडल। निष्पक्ष नहीं ये था। आम आदमी वो पार्टी का निष्पक्ष मॉडल नहीं है। था। अरे वो जनता की निष्पक्ष थम्पिंग नहीं था। मेजोरिटी का वो है आप ये मानते कि हो मोदी जी ने 54 जिताया वोटों पर आपको? मैं तो धन्यवाद बैलेट पेपर की करना। बता रहा हूँ। धन्यवाद बैलेट करना पेपर की मोदी बता जी रहा हूँ को। कि मोदी कैसे जी को शाही से धन्यवाद करना। अरे धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट करके ने आप जाना लोगों यहाँ पर पर। एलिगेशन अगर लगा आप दिया। ये मानते हो सुप्रीम तो कोर्ट ने धन्यवाद एलिगेशन करके लगाने जाना। के बावजूद भी दिल्ली कैसे कितनी जीते? बेशर्मी के पंजाब साथ कैसे बोलते जीते? जा रहे हैं बीजेपी के उसका जवाब प्रवक्ता। दो। लेकिन पहले उसका बेशर्म जवाब लोग हैं, दो। बोलने से दिल्ली नहीं कैसे रुकेंगे। जीते? पंजाब कैसे बेशर्म जीते? लोग वो हैं। जवाब दो अरे पहले। पंजाब में 54 सीटों पर जमानत अरे जब्त हुई आप कैसे लोगों जीते? की। मोदी जी ने जितवाया ना, धन्यवाद देके जाना। अरे जनता आप ने कह रहे हो जिताया ना है, निष्पक्ष चुनाव नहीं जनता है। ने जिताया आप है कह और रहे हो निष्पक्ष निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं चुनाव होते होगा। ना। जनता आप जिताती कह है रहे हो जनता, निष्पक्ष चुनाव नहीं लेकिन होते आप ना। लोगों की तो गारंटी आनी चाहिए कि 5 स्टेट में 54 जमानत सीटों पर जमानत वो जब्त, किसने कराई? 54 सीटों पर 5 जमानत स्टेट जब्त में पंजाब जमानत में। जब्त हुई। अरे आप लोगों 5 ने 73 स्टेट में सीटों पर जमानत जब्त हुई, वो 73 किसने में से करी? 54 सीटों पर जमानत जब्त, ये पंजाब के 5 हालात है। स्टेट में जमानत अटल तलाक बिहारी नहीं वाजपेयी आया जी की भी आपके जमानत
वोट तब किसने करी? हरियाणा में 0.4% वोट है, वो किसने करी? हरियाणा में 0.4% वोट कैसे आई? कि ये बता भाजपा दो। की जमानत कोई जब भी कहां चुनाव पर हुई है है, उसमें हर एक भाजपा की जमानत वो जब बता तक दो, कितनी जगह हुई वो है। कैसे हुआ वो बता दो। और आज उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद पर भी एक व्यंग कसा। तो परिवारवाद पर कुछ मेरी लिस्ट है मेरे पास बीजेपी की, वो जरूर सुनाना चाहूंगा। राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, वो भी एमएलए हैं। पीके दामुल जी
उनके अनुराग ठाकुर जी, कल्याण सिंह जी के राजवीर सिंह, पोते उनके संदीप सिंह, मेनका गांधी के वरुण गांधी, यशवंत सिन्हा के जयंत सिन्हा, वसुंधरा राजे के दुष्यंत राजे, रमन सिंह के अभिषेक सिंह, साहिब सिंह वर्मा के प्रवेश वर्मा, चरतीलाल गोयल के विजय गोयल, प्रमोद महाजन के पूनम महाजन, लालजी टंडन के गोपाल जी टंडन, अमर अग्रवाल। आप रहीमवाल जी के बीच में भी लगातार बोले, पंकज जी के बीच में भी आप लगातार बोल रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ठीक है, केवल जी आपने जो कहा मैं बता दूं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा और सैनिकों के बारे में बहुत बड़ी बातें की, लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए कि जब इनकी सरकार थी तो कारगिल के युद्ध में ताबूत घोटाला भी इन्हीं की सरकार में हुआ था। ताबूत घोटाला जिसमें सैनिकों को लाया जाता है, हमारे श्रद्धांजलि दी जाती है, उन ताबूतों में भी घोटाला भाजपा ने किया। भाजपा ने किया ताबूत घोटाला। सैनिकों के लिए भी शर्म आनी चाहिए। बेशर्म लोग हैं, बार मैं एक ही शब्द यूज करूंगा, कौन है? सरकार है, महात्मा गांधी जी के हत्यारे लोगों ने की और गौडसे के साथ इन्होंने काम किया। कट्टर ईमानदार बनते हो, सबसे ज्यादा बेईमान तुम हो, सारे बेईमानी तुमने कर रखी है। मैं जादू जी को चर्चा ही रोक लूं अभी। अन्ना के बता दो ना, पंकज बेनीवाल जी, पंकज बेनीवाल जी, पंकज बेनीवाल कहाँ पर है आपके साथी? कहाँ पर है अन्ना? जिसके बाद वंदना पोपली जी, पोपली जी, देखिए ऐसे किसी को टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर पीसीआर दोनों क्यों नहीं डाउन कीजिए, दोनों क्यों नहीं डाउन कीजिए। जादव जी, पहला कमेंट आपका चर्चा का, पीएम ने जिस तरह से आज कहा कि ये विपक्ष में ही रहेंगे दशकों तक, उसके बाद दर्शक दीर्घा में भी कुछ लोग बैठेंगे, क्या कहेंगे? हम लोग राम पे भरोसा करते हैं। तुम्हारी पंकज बेनीवाल जी रुक जाइए सर, रुक जाइए अभी। ये क्या तरीका है आप लोगों का डिबेट का? वंदना पोपली जी, आप शुरुआत से सबके बीच में बोल रही हैं, तो आप रुक जाइए सर। आपका गला भी खराब हो चुका है, देखिए पानी पी लीजिए। अभी आप रुकिए। अपनी बात नहीं बोलेंगे क्या? नहीं सर, आप चिल्ला क्यों रहे हैं सर? आप शांत, आप आराम से बात कह सकते हैं, आप आराम। जी चिल्ला रही है के लिए। अभी आप रुकिए, जादून जी बोले आप। इसलिए आज जो लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का भाषण था, उस पर विपक्ष को थोड़ा गहराई से गौर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के आत्मविश्वास के साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतने जा रही है और एनडीए 400 के पार सीटें हासिल करने वाला है, तो और उन्होंने ये भी कहा कि अब मेरा तीसरा टर्म 100 से 125 दिन दूर ही रह गया है। तो प्राइम मिनिस्टर के इस आत्मविश्वास को देखकर विपक्ष को अपनी स्थिति पर गौर करना चाहिए। विपक्ष के पास चलिए प्रधानमंत्री की टिप्पणियों के जवाब तो हैं, वो कई तरह से, जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है परिवारवाद में फंसे होने के कारण खत्म हुई है, कमजोर हुई है, और कांग्रेस के कारण ही विपक्ष बिखरा हुआ है। तो उन्होंने जिस तरह के मुद्दे उठाए हैं उसके जवाब चाहे विपक्ष के पास है, लेकिन क्या विपक्ष के पास जो तीसरे टर्म को लेकर प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास है उसका कोई जवाब है क्या? क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी ने कहा विपक्ष बिखरा हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष ऐतिहासिक रूप से बिखरा हुआ है। पहले इतिहास में इतना विपक्ष का बिखराव नहीं देखा गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। तो विपक्ष को अपनी स्थिति पर गौर करना चाहिए। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस जो है अपने तरीके से तैयारी में है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का तो प्राइम मिनिस्टर का जो आत्मविश्वास है उसका कोई जवाब जो है कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास है? तो ये विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन की जो संकल्पना थी वो तो धराशायी होती दिखाई दी। जिन्होंने सबसे पहले इंडिया गठबंधन को प्लॉट किया, एक तरह से प्रस्ताव लेकर आए, कोई नेता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, वो एनडीए में शामिल हो गए और अपनी सरकार को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने एनडीए में जाना पसंद किया। अब देखते हैं कि विपक्ष किस तरह से इन सब स्थितियों का, इन परिस्थितियों का जवाब देता है। उधर झारखंड में देखिए तो वो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, वो गिरफ्तार हो गए। तो अब ये विपक्ष को जो है इस तरह का प्रधानमंत्री की टिप्पणियों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर विपक्ष क्या कर पा रहा है ये एक देखने की जरूरत है। हरियाणा में जरूर ये है कि कांग्रेस का
संगठन नहीं बन पाया, तो उसका जवाब ये दिया जा रहा है कि कांग्रेस के पास पर्याप्त संगठन है, कार्यकर्ता हैं और प्रदेश के पदाधिकारी हैं, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, और कांग्रेस ने अभी लोकसभा और विधानसभाओं के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जो कि इसी तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम करेंगे। तो अब देखना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरह से जवाब दे पाती है। तो हरियाणा में तो अभी जो भी विपक्ष अगर मजबूत विपक्ष के रूप में देखा जा रहा है तो वो कांग्रेस को ही देखा जा रहा है, और यहाँ आम आदमी पार्टी गठबंधन की उम्मीद कर रही है। वो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत चल रही है, देखते हैं। अगर भूपेंद्र हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका भी आत्मविश्वास बड़ा चढ़ा है। वो कह रहे हैं कि हमें हरियाणा में किसी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि आत्मविश्वास की परिणति, इसके परिणाम या इसके नतीजे धरातल पर किस तरह से सामने आते हैं। केवल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कैंसिल कल्चर को लेकर कहा कि हम मेक इन इंडिया की बात करें, कुछ नाम भी गिनवाए हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, वोकल फॉर लोकल की बात करें, वंदे भारत की बात करें, कांग्रेस हर बार कहती है कैंसिल। मोदी विरोध करते करते आप लोग देश विरोध करने लगे हैं, नफरत पाले बैठे हैं, आरोप लगाए गए। नहीं, गलत है। ये गलत तथ्य हैं, ये मोदी जी के द्वारा दिए गए तथ्य हैं, ये गलत तथ्य है। और मैं आपको सही तथ्य देना चाहूंगा। ये 370 पार की बात करते हैं, कभी एनडीए के तारीफ से 400 पार करने की बात करते हैं। क्या मोदी जी किसी लोगों के बीच में घुस के बात कर रहे हैं, देख के बात कर रहे हैं कि किसने कितनी वोट देनी है? अब मैं वोट की बात पे आता हूं। वोट जो थी 2019 के अंदर लोकसभा में कांग्रेस को 12 करोड़ मिली थी और मोदी जी को 22 करोड़ मिली थी, और इंडिविजुअल दलों को 32 करोड़ मिली थी। अब 32 करोड़ वोट जो है वो इंडिया गठबंधन के अंदर आ चुकी है। 28 पार्टियां इंडिया गठबंधन के अंदर, जिनको 32 करोड़ वोट मिली थी वही इंडिया गठबंधन में है। उसमें से एक आधी दो पार्टियां अगर हम लेस भी करते तो 26 पार्टियां इंडिया गठबंधन में स्टिल अभी है। और उन 26 पार्टियों ने जब 32 करोड़ और 12 करोड़ आप प्लस कर लीजिए, आप भी आकलन कीजिएगा ज्योति जी और बाकी भी कर लेंगे, तो टोटल वोट बन जाती है 44 करोड़। और मोदी जी को मिली थी वोट 22 करोड़। मोदी जी इसलिए डरे हुए। और दूसरी बात यह भी है, अब आ जाती है वीवीपैट की बात। सवाल यह है कि जब वो वोट प्लस होती है तो खेल किस चीज का होगा? एजेंसियों का। एजेंसियों का खेल में आ जाती है ईडी, सुप्रीम कोर्ट, उसमें एजेंसियां सारी इंडिपेंडेंट, उसमें इलेक्शन कमीशन भी आता है। अब सवाल यह है कि जो वीवीपैट है, जिस तरह से मैंने अब सवाल पूछा था, अगर मोदी जी वीवीपैट से छोड़ के अगर मोदी जी चुनाव जो है बैलेट पेपर पे कराते हैं तो मोदी जी घुटनों पे होंगे, पहले ही बता रहा हूं। लेकिन मोदी जी डरते हैं, और मैं सवाल भी इसीलिए पूछा था कि मोदी जी को बैलेट पेपर पे चुनाव कराने से डर क्यों लगता है? अगर मोदी जी बैलेट पेपर पे चुनाव करते हैं तो मोदी जी घुटनों पे बैठे होंगे, क्योंकि उनको पता है मैं हार चुका हूं। अब सवाल यह है कि जो देश का मुद्दा है, मुद्दा देश के लोगों के साथ हो क्या रहा है? देश के लोगों के साथ मार पड़ रही है महंगाई की, देश के लोगों के साथ बेरोजगारी की मार पड़ रही है, देश के लोगों के किसानों के साथ जो है वो उनके साथ बर्बरता हो रही है, देश के साथ जो है जो कमजोर वर्ग है उनके साथ बर्बरता हो रही है। आज किसान जो है हर घंटे में आत्महत्या कर रहा है, उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन जी मोदी जी कह रहे हैं मैं 400 पार। ये किस बात पे कह रहे हैं? क्योंकि एजेंसियां कब्जे में ले रखी हैं। अभी जुदान जी ने भी बहुत बढ़िया बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि जिनको तो ईडी और दूसरी तरह से धमका लेते हैं, और जो लोग इनके पाले में आ जाते हैं, वो जो मान जाते हैं वो इनके पाले में आ जाते हैं, और जो लोग नहीं मानते हैं उनको जेल में भेज देते हैं। जिस तरह से सुरेन जी को जेल में भेजा है, इसी तरह से ईडी सारे नेताओं पे छोड़ रखी है। तो ये क्या है? ये सारी क्लियर बात है, ये क्लैरिटी में है, और देश भी क्लैरिटी में है और लोग भी क्लैरिटी में है। सब लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी क्या चाल चल रहे हैं। और मैं इसी सवाल के लिए पहले वर्ड में यही बोल रहा था कि मोदी जी बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं करते, डरते क्यों है बैलेट पेपर से? इसका सवाल का जब आप लोग दावा करते हैं जीत का, तो आप लोग क्या सोचकर दावा करते हैं? हुड्डा साहब बड़े नेता हैं कांग्रेस के, हुड्डा साहब जब कहते हैं हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे या जीतने में सक्षम है, तो ईवीएम को लेकर ही कहते हैं क्या? बिल्कुल जीतेंगे हम। ईवीएम से ही चुनाव होगा, हुड्डा साहब दावा कर रहे हैं हम जीतेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन ने एक चिट्ठी लिखी है, निर्वाचन आयोग की ओर से बाकायदा विपक्षी दलों को चुनौती दी गई थी, अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो साबित करके दिखाएं।
सुन तो लीजिए, आप जानते हैं वो सामने पुरानी से बातें चला कर रही रहे हो मुद्दा। आप। अभी इंडिया गठबंधन ने चिट्ठी लिखी है, हाँ अब पुरानी बातें कर रहे हो आप। तब अच्छा। ईवीएम थे, अब वीवीपैट है। मैं आपको मेरी बात सुनिए, वीवीपैट के मामले में इंडिया गठबंधन ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी, आप चेक करिएगा। उस चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने? उन्होंने सीधे शब्दों में यह कह दिया कि हमारी वीवीपैट ठीक है। क्यों कहा ठीक है? अच्छा, जब जनता कह रही है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, तो मोदी जी को डर क्यों लगता है? ये सवाल है। तो मैं ये आप पूछ इस रही हूँ, आप सवाल का जीत जवाब का जो दीजिए। दावा मोदी कर रहे जी हैं वो नहीं ईवीएम देंगे से कर और रहे हैं बैलेट क्या पेपर हरियाणा पे में? चुनाव भी नहीं कराएंगे, क्योंकि सभी एजेंसियों पे पोपली जी, कब्जा है। सभी केवल जी एजेंसियों तो पे शुरुआत कब्जा से ही है, कह रहे हैं आप इसलिए नहीं लोगों के कराएंगे। पास एक तो ये ईवीएम इसको के कहते एजेंसियां हैं हैं। देश के अंदर और ये जो आंकड़ा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आंकड़ा जो सुनिए, पीएम लेकर आए लोकतंत्र हैं, की ये हत्या हो कहाँ रही से है ले आए? देश के जनता तो अंदर। त्रस्त है। और जनता, मोदी जी का आपके तंत्र ही चल रहा है सवाल देश आपने के बहुत अंदर। सारे वो सवाल गुजरात पूछ में भी लिए हैं, चलता आपके था। सवाल में बीजेपी से पूछ रही हूँ, अभी सुनिए आप। हाँ, जनता इसीलिए परेशान एक और सवाल है, लेकिन गुजरात पीएम में जब भी ये मोदी दावा जी करते वही हैं तंत्र चलाते थे, 370, देश में भी वही चला रहे हैं। हरियाणा में जब सीएम दावा करते हैं 10 की 10 सीटें जीतेंगे, तो ये कह रहे हैं जनता तो परेशान है। आप लोग कैसे दावा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ज्योति जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर कह रहे हैं कि इनके पास ईवीएम है। ईवीएम तो 2014 में भी थी, तब भी ये हारे, ये सबको स्थिति मालूम है। अभी इन्होंने कहा कि हमने एक पत्र लिखा इलेक्शन कमीशन को कि वीवीपैट जो है उस पे एक पत्र लिखा और इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि वो ठीक है। तो कहाँ से गलत है वो भी आपको बताना चाहिए था। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन और आपके बीच का मामला है, इसमें मुझे कुछ कमेंट नहीं करना। लेकिन एक चीज और, एक सेकंड, मोदी जी किससे? मोदी जी किससे डरते हैं? कराने से डरते हैं। शेर, एक अकेला शेर, एक अकेला शेर, उसे काट के छुपे हुए। अब एक इन्होंने केवल धिंगड़ा जी ने ये कहा, उन्होंने कहा कि मोदी विरोध की यहाँ पर बात हुई, यहाँ पर एक मोदी विरोध की बात हुई, तो नोटों के बाहर कहाँ से निकल रहे हैं? चलिए आपकी बात का जवाब दूंगी। सुन लीजिए, मोदी विरोध की यहाँ पर बात कर रहे थे केवल धिंगड़ा जी। आचार्य प्रमोद कृष्णन कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णन कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णन कौन है? आपके स्पोक्स पर्सन है आपकी तरह। आप यहाँ हरियाणा में हैं, वो आपके नेशनल स्पोक्स पर्सन है, और वो क्या कहते हैं कि मोदी जी के विरोध में आप देश का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी के विरोध में आप राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। ये बात क्या आप आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को नहीं समझा सकते? भगवान राम के साथ मोदी का कंपैरिजन ना करें, वो इंसान है और भगवान आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं, प्रमोद कृष्णन कह आप कह रहे हो, प्रमोद कृष्णन कह रहे आपके हैं। प्रमोद कृष्णन को कोट किया मैंने प्रमोद कृष्णन को कोट किया। अरे भैया भैया भैया, शोर मचाना से फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने प्रमोद कृष्णन को कोट किया है। मैंने, हाँ, आपके भी नहीं सुनने आए, आपके भी नहीं सुनने आए। तो प्रमोद कृष्णन जी को कोट किया मैंने। यहाँ पर एक चीज और कहना चाहती हूँ आपको, मैं बात पूरी करने दीजिए। मैं एक और चीज यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन केवल धिंगड़ा जी ने बताई है, संभाल कर रखिएगा, अगली बार भी काम आएगी। ये हम सबको मालूम है कि वोट परसेंटेज से सीटों का जो रेशियो है उसका अंदाजा नहीं होता। हालांकि मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। हमारे 2014 में 34% है हरियाणा में, और 2019 में 37% है, लेकिन सीटें घट गई थी। तो आप ये जो कैलकुलेशन है संभाल कर रखिए, आपको अगली बार भी काम आएगी, इस चीज को समझिए। और एक और मैं स्पेशल बात यहाँ पे कहना चाहूंगी राहुल गांधी जी के लिए। मैं आपको यहाँ पे एक ट्वीट दिखाना चाहूंगी, अगर आपको विजिबल है तो। ये ट्वीट राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने ये ट्वीट करके कहा था कि हमारे समय में एलपीजी सिलेंडर जो है वो टोटल जो है 1227 रुपए का बता रहे हैं यहाँ पर, जो कि सब्सिडी के साथ, जो सब्सिडी के बिना। और हमारे समय में 999 बता रहे। तो ये सब्सिडी कहाँ से आती थी भाई? यहाँ से कान पकड़ के यहाँ पर पकड़ लिया, ये काम आप करते थे। महंगाई की बात करें, डबल डिजिट में आपके समय में महंगाई थी, उसको सिंगल डिजिट में लाने का काम हमने यहाँ पर किया है। मुझे लगता है कांग्रेस 400 से 200 तो नहीं हुआ, 400 से 999 हो गया। समृद्धि ईरानी जी और मैं केवल धिंगड़ा जी को जवाब दे रही हूँ, केवल धिंगड़ा जी को जवाब दे रही हूँ। अब आप केवल धिंगड़ा जी को जवाब दे रही हूँ। मैं केवल धिंगड़ा जी बिल्कुल मार हो गई, बिल्कुल मार हो गई थी, बिल्कुल मार हो गई थी। और आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। महंगाई की नहीं, इंदिरा गांधी क्या कहती थी? इंदिरा गांधी कहती थी कि जब देश आगे बढ़ता है तो कीमतें भी बढ़ती हैं। ये आज इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, सारे देश में सिलेंडर 500 रुपए लेकिन मोदी जी ने इसका उलट बोला कि जैसे जैसे रुपए का भाव बढ़ा, प्रधानमंत्री
ये कांग्रेस के दो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के दो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के दो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के दो प्रवक्ता हैं। मैं तो केवल गंगराज जी को जवाब दे रही हूँ। मैं तो केवल प्रधानमंत्री की डॉलर नहीं बढ़ रहा है। अरे आपको पता ही नहीं, रुपए में सब जगह चल रहा है, रुपए में ट्रांजैक्शन हो रही है। अब डॉलर की वजह रुपए में ट्रांजैक्शन हो रही है, ये स्थिति कही हमने आज। डॉलर नीचे जाएगा आज, डॉलर नीचे जाएगा, रुपए में ट्रांजैक्शन हो रही है, रुपए में ट्रांजैक्शन हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, रुपए में ट्रांजैक्शन हो रही है। ये हमारे क्या चिल्ला-चिल्ली क्या हो रहा है? हमारी करेंसी ऊपर जा रही है बढ़िया ढंग से, हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है। ठीक है, मैं भी आखिरी कमेंट क्यों रहा करके दिया और मुझे बहुत गर्व है उन पर। आपका नहीं है, पूरे देश का है। तो आप भी बोल दो ना, हमारे बोला मैंने तो, हमारे बोला, हमारे और तुम भी बोलो ना मेरे, तुम भी बोलो मेरे, तुम भी बोल दो मेरे। किसने कहा? किसने कहा? मैंने कब मना किया? मैंने कब मना किया? लेकिन मोदी जी पे जल्दी होता है। लेकिन अच्छी बात है, धन्यवाद आपने माना उनको, धन्यवाद आपने उनको माना, बहुत अच्छी बात है। मानना भी चाहिए, मानना भी नहीं। पंकज जी आप रुकिए, पंकज जी आप रुकिए। रजून जी आखिरी कमेंट आपका। जी मैं एक चीज कहना चाह रहा था ज्योति जी कि जो मुद्दे पे जिस हिसाब से जो बात होनी चाहिए थी वो मुद्दे पे बात तो हुई नहीं, क्योंकि जो बार बार बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो बीच बीच में टोक कर पता नहीं क्या सिद्ध करना चाह रहे थे। कई बार एक होता है कि हमारी जो डिबेट्स है वो और भी लोग देखते हैं, जो दर्शक देखते हैं वो क्या सीख लेंगे हमारे से, हम किस चीज की चर्चा कर रहे हैं। 400 पार की बात थी, वो ये नहीं बता रहे कि 400 पार किस हिसाब से आएंगी। मैंने सवाल किया था कि भाई आपने 400 पार के आप 500 पार भी ले जाए, लेकिन कम से कम जो आपने वायदे किए थे आप उन वायदों के बारे में तो बताएं। मैंने तो बार बार यही चीज कही थी, जिस प्रकार से आज देश में महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उस बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या क्या, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या क्या, उन चीजों पे नहीं बताई। इनका तो एक ही बात है कि 400 पार जाएंगे, 10 की 10 पे आएंगे, 10 की 10 पे आ जाएंगे। चलो 400 पार तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं 10 की बात एक और बता देता हूं कि आज जिस प्रकार से ये बार बार कह रहे कि 10 की 10 आएंगे, तो मैं उन 10 की भी इनका बता देता हूं कि आज इनके हालात ये हैं कि अगर चुनाव करा दे तो इनके आपस में जो कांग्रेस की जो स्थिति बनी हुई है उससे भी बुरी स्थिति इनकी है। कारण सिर्फ आज इनका एक है, एकजुटता इनकी सिर्फ इस वजह से दिख रही है कि आज बीजेपी की सत्ता है। विषय में बात कर लीजिए ना, बीजेपी की कहाँ भी आपको दिखाई देगा होने की वजह से कोई भी इनके खिलाफ नहीं बोल पा रहा। मैं कह रहा हूं कि जिनके खिलाफ कोई आज सिर्फ इसी वजह से नहीं बोल पा रहे कि आज ये सत्ता में बैठे हैं और इनके पास जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके ये किसी को भी जादव जी से अंतिम कमेंट चाहूंगी चर्चा तब तो आप बोलिए, जो गलत करेगा उसके जाएगा ही नोटिस। वो तो कह रहे हैं जो लूटा है उसको लेकर आएंगे, जिन्होंने लूटा है उनको छोड़ेंगे नहीं। सुने ज्योति जी, अभी रुकिए रहीनवाल जी, राजू जी आज एक कई बार एक आप खुद भी इस चीज पर मंथन करना, थोड़ा सा मंथन करना कि आज की जो 40-50 मिनट की जो डिबेट है उस डिबेट में आपको भी मंथन करने की जरूरत है कि किस प्रकार बीजेपी की प्रवक्ता ने जो हमारा डिबेट का समय भी खराब किया है, दर्शकों मैं तो सभी को टोकती हूँ रहीनवाल जी, आप जो कह रहे हो ऑलरेडी कह चुके हो, गलत बात वो सभी जब कोई जो भी करता है मैं उसको टोकती हूँ। आज यहाँ पर अपना सेंटर खोल लिया इन्होंने, जिस प्रकार से बार बार बीच में बोल के क्या जाहिर करना चाहिए। आपने भी आपको अंतिम कमेंट के लिए टाइम दिया था ना, में नाकाम रहे, कहीं ना कहीं आपको अंतिम कमेंट के लिए विषय पर बात करने के लिए टाइम दिया था ना, उसमें आप डिबेट कैसे करें, कैसे बोलिए, सिखाने बैठ गए आप। ये आप जो बोल रहे हैं मैं बोल चुकी हूँ, मैं जो भी मैं सभी को टोकती हूँ। बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम कर रहे थे पीएम की ओर से जो दावा किया गया, साथ ही हरियाणा के सीएम की ओर से हरियाणा में जीत का दावा किया गया। इस विषय को लेकर हमने चर्चा की, क्या ये दावे चुनावी परिणाम में तब्दील हो पाएंगे, इसको लेकर हम बात कर रहे थे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। पक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प लिया।